तैमूर ने बैठते ही थैले में से पानी की बोतल निकालकर एमल की तरफ बढ़ाई। एमल ने ढक्कन खोलकर पहले पानी ईगल को दिया। तैमूर ने 2 घूंट पीकर पानी वापस कर दिया। फिर एमल ने पानी पिया और बोतल को बंद करके पास रखे थैले में वापस डाल दिया। मेजर अहमद खुद भी अपने बैग से पानी निकालकर पी रहा था। इसने बड़े गौर से इन दोनों के दरमियान की केमिस्ट्री को नोट किया। मिस, मेरा नाम मेजर अहमद है, और आपका तारुफ? अहमद ने एमल को मुखातिब किया। मेरा नाम मिस सकीना है, एमल ने रूडली जवाब दिया। सकीना, मेजर अहमद ने गौर से इसे देखा। तुम इतनी क्यूट सी हो, यह सकीना नाम तुम पर सूट नहीं करता। तुम्हारा नाम तो हनी मारिया या सना होना चाहिए था। क्यों ईगल, ठीक कह रहा हूँ ना? अहमद ने तैमूर को घसीटा। मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए, तैमूर संजीदगी से कहता हुआ खड़ा हो गया। तैमूर के खड़े होते ही एमल और अहमद भी खड़े हो गए और सफ़र दोबारा शुरू हो गया। अहमद सफ़र करते हुए बार बार इस नाजुक सी बारबी डॉल जैसी लड़की को देख रहा था, जो इतनी मुश्किलात में भी हिम्मत हारे बगैर इनके साथ सफ़र कर रही थी। इसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। कीना बेबी, ये तो बताओ, तुम जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की इधर क्या कर रही है? अहमद ने चलते चलते बातचीत का सिलसिला शुरू किया। डोंट कॉल मी बेबी, एमल ने इसे टोक दिया। अच्छा बाबा, नहीं कहता बेबी, लेकिन हम जब तक सफ़र कर रहे हैं कम से कम दोस्ती तो कर सकते हैं। अच्छे दोस्तों की तरह सफ़र करते हैं, क्या ख्याल है? वैसे भी हंसते बोलते रास्ता जल्दी कट जाता है, अहमद मुस्कुराते हुए बोला। सूरज की तमाज़त मदम पड़ चुकी थी। दिन का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। अहमद की कोशिशों से अब एमल भी धीरे धीरे इससे बातें कर रही थी। अब अहमद बड़े दिलचस्प अंदाज में अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था। तैमूर खामोशी से सफ़र कर रहा था। पता नहीं क्यों, मगर इसे अहमद का यूं एमल से फ्री होना अच्छा नहीं लग रहा था, और इसकी ज़ीरक नज़रों ने भांप लिया था कि अहमद चोर नज़रों से बार बार एमल का जायज़ा ले रहा था। मैरून कुर्ती और काले स्कर्ट में एमल का नाजुक सरापा नुमाया था। बालों को उसने जूड़े में लपेटा हुआ था, जिसमें चंद शरारती लिटें इसके सभी चेहरे को छू रही थीं। तैमूर ने अपने कदमों की रफ्तार कम की और एमल के पास आ गया। मैंने तुमसे कहा था कि स्कार्फ लेना, किधर है तुम्हारा स्कार्फ? वो धीमे से इसके कान में गुर्राया। आप स्कार्फ लेने बाहर गए थे और लिए बगैर वापस आ गए थे, और मुझे भी इसे कोई स्कार्फ या चादर लेने की मोहलत नहीं दी। अब मैं क्या करूं? मुझे खुद भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो मिनमिनाई। गाइस, कोई ख़ास बात है क्या? मैं कुछ मदद करूं? अहमद इन दोनों को सरगोशी में बातें करते हुए देखकर बोला। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, सकीना को सर्दी लग रही है। तैमूर अपनी जैकेट उतारता हुआ, ये लो पकड़ो इसे और पहन लो, अच्छी तरह ढांप लो खुद को। तैमूर ने जैकेट सकीना की जाने बढ़ाई। कोई और वक्त होता तो इस अंदाज पर एमल ये जैकेट इसके मुंह पर मार देती, मगर इस वक्त इसने खामोशी से ईगल के हाथ से जैकेट ली और पहन ली। सकीना, तुम ठीक हो? कहो तो कुछ खाने पीने को दूं? अहमद ने प्यार से पूछा। वो इसे किसी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था। नहीं अहमद सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर, खुदा का खौफ करो लड़की, अब तो हम दोस्त हैं, तुम मुझे अहमद कहो। सर से मुझे बड़ी बुजुर्ग सी फीलिंग आती हैं। अहमद ने इसे फ़ौरन टोक दिया। ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब खुश? अहमद ने जवाब दिया और अहमद हंस पड़ा। मेजर अहमद, रात होने वाली है, हमें कोई महफूज ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। तैमूर कहने लगा। ठीक है, किसी नज़दीकी गांव में पनाह ले लेते हैं। वैसे भी वो अफराद तो हमको ढूंढ रहे हैं और हम 3 हैं, इसलिए हमारी तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा। मेजर अहमद संजीदगी से बोला। यहाँ से 2 मील के फासले पर बैतुल हलम शहर आ रहा है। बेहतर है हम इधर रात गुजारें और फजर के वक्त रवाना हो जाएं। तैमूर कहने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है सकीना? अहमद ने पूछा। अहमद, मेरे ख्याल से ईगल सर जो कहेंगे वो ठीक होगा, एमल ने जवाब दिया। चलिए ईगल सर, बैतुल हलम चलते हैं, मेजर अहमद ने कहा और तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। सकीना, बात सुनो, तैमूर ने इसे रोका। किस कदर बुरी बात है? तुम एक सीनियर मेजर को नाम लेकर पुकार रही हो, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? तैमूर खुश्क लहजे में बोला। पर ईगल सर, उन्होंने खुद सर कहने से मना किया है, एमल ने तब कर जवाब दिया। ठीक है, तो सर मत कहो, कहना ही है तो अहमद भाई कहो। अब मैं तुम्हारे मुंह से अहमद अहमद ना सुनूं, वरना यहीं छोड़ जाऊंगा, तैमूर अक्खड़ लहजे में बोला। तैमूर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा था। एमल भी इसके पीछे पीछे आ रही थी। दरख्तों के बीच ढलान में एक पगडंडी थी जो बहुत चिकनी थी। पैर रखते ही फिसल रहा था। वो संभल कर उतर रहा था। एमल जो पीछे आ रही थी वो खुद पर बैलेंस नहीं रख पाई और इसका पैर फिसल गया।
तेजी से लुढ़कती हुई तैमूर के ऊपर आकर टकरा गई। अरे क्या हो गया सकीना, तुमसे तो एक रास्ता भी नहीं अबूर किया जा रहा। तैमूर ने इसे दोनों बाजुओं से थामकर सीधा खड़ा कर दिया। आप स्कर्ट में इतनी वाक करके दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊं, खामखा मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। एमल ने अपने बाजू छुड़वाए और आगे बढ़ने लगी। तैमूर ने अपनी आंखों से सकीना को घूरा और हाथ बढ़ाकर इसके दाएं बाजू को अपने गिरफ्त में जकड़ लिया। क्या है, छोड़े मुझे, मैं खुद उतर सकती हूँ, इतना दम तो है मुझ में। एमल ने बाजू छुड़वाने की कोशिश की। अरे चुपचाप खामोशी से चलो, अगर गिर गिरा कर हाथ पैर तुड़वा लेंगी और फिर मुझे उठाकर चलना पड़ेगा, वो दो टोक लहजे में बोला और इसका बाजू थामे आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो इस पगडंडी से नीचे आ गए थे। थोड़े ही फासले पर चमचमाती सी रोशनियां नजर आ रही थीं। ये एक सफ़ेद ईंटों से बना शहर था, बैतुल हलम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जय पैदाइश। अहमद और तैमूर ने कैब से अपने सर ढक लिए थे। वो शहर के अंदर दाखिल हो चुके थे। आगे ही एक बहुत बड़ा स्लेब का निशान बना हुआ था। किसी ज़माने में यह बस्ती उर्दन की मुमलकत में आती थी। कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रिहाइश भी इसी बस्ती में थी, लेकिन आज इस पर यहूदियों का कब्जा था। वो तीनों चलते हुए गिरजा से थोड़ी दूर बने एक मेहराब नुमा इमारत में दाखिल हुए, जिस पर मोटल का बोर्ड लगा हुआ था। हम मुसाफिर हैं, हमें रात गुजारने के लिए कमरा चाहिए। तैमूर जो यहूदी हुलिये में था, रिसेप्शन पर बैठे टोपी पहने ईसाई आदमी से कहा। इस आदमी ने गौर से इन तीनों को देखा, मगर तैमूर को देखकर मुतमईन हो गया कि ये अपना यहूदी कौम से है। सर, अभी तो सिर्फ 2 कमरे खाली हैं, आप बताएं क्या मैडम के लिए भी कुछ अरेंज करना है? वो लालची नज़रों से एमल को घूरते हुए बोला। तैमूर ने रिसेप्शन से दोनों कमरों की चाबी ले ली थी और अब वो तीनों दूसरी मंजिल पर वाक़े कमरों की जानिब बढ़ रहे थे। राहदारी में एक मलगजे से पीले बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। ये एक दरमियाने दर्जे का होटल था। दूसरी मंजिल पर वाक़े दोनों कमरे आमने सामने थे। अहमद, आप इस कमरे में चलिए, मैं सकीना को इसका कमरा दिखा कर आता हूँ, तैमूर ने कहा। अहमद सर हिलाता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चलिए सकीना बीवी, आपको आपका कमरा दिखा दूँ। तैमूर ने आगे बढ़कर दूसरे कमरे को चाबी लगाकर खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जलाकर पूरे कमरे को अच्छी तरह चेक किया। कमरा महफूज है, खिड़की को बंद रखना और दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक है, मगर तुम चटखनी भी चढ़ा लेना, आराम से सो जाओ और किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। तैमूर ने इसे हिदायत दी और पलट कर बाहर जाने के लिए मुड़ गया। ईगल सर, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? एमल ने इसे आवाज़ देकर पूछा। तैमूर जाते जाते रुक कर पलट गया। गड़बड़ से तुम्हारी क्या मुराद है? बस रात ही तो काटनी है, सुबह मुँह अंधेरे ही हम रोशनी फैलने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, तैमूर ने जवाब दिया। ईगल सर, वो रिसेप्शन पर बैठा आदमी बहुत अजीब था, मुझे इसकी नज़रें ठीक नहीं लगीं, एमल हिचकिचाते हुए बोली। मोहतरमा, जब लड़की खुद सरापा दावत बनी हो तो लोग तो घूरेंगे ना, इसलिए तो पर्दे का हुक्म है। बहरहाल तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सामने वाले कमरे में मेजर अहमद के साथ हूँ, तुम आराम से सो जाओ, तैमूर संजीदगी से बोला। ईगल सर, आप क्या शुरू से ही ऐसे हैं? मेरा मतलब चादर पर्दा की बात करते हैं। आपको क्या पता मैं घर में कैसे रहती थी? आप मेरी मजबूरी को इस तरह क्यों जज कर रहे हैं? वैसे भी मैंने तो ये सुना है कि फ़ौजी बहुत अप टू डेट और मॉडर्न होते हैं, एमल शिकवा करते हुए बोली। सकीना, मैं भी अच्छा खासा मॉडर्न हूँ, लेकिन जब से इस मिशन पर आया हूँ, यहाँ आकर अपनी मुस्लिम बहनों की तकलीफ़ को देखा और इनके दीन से मोहब्बत और पर्देदारी को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई औरत को अपना आप महफूज रखना चाहिए और हिजाब से बेहतर की हिफाजत कोई चीज़ नहीं कर सकती। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी तो माजरत, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपने से जुड़ी किसी भी औरत को अब बेपर्दा नहीं देखना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? ईगल संजीदगी से बोला और साकित खड़ी एमल को देखता हुआ बाहर निकल गया। उफ, ये ईगल सर भी, इनकी बीवी तो इन जैसे पत्थर से सर पटक पटक कर मर जाएगी, किसी की बात तो सुनते ही नहीं, बस अपनी कहकर चल देते हैं। एमल मिनमिनाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। एमल ने तैमूर के जाने के बाद दरवाजे का लॉक लगाया, चटखनी चढ़ाई, खिड़की के दरवाजे चेक करके बाथरूम में शावर लेने के लिए चली गई। शावर लेकर एमल अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही थी। इसने बाहर निकलकर बिस्तर से चादर फर्श पर बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू की। जब से वो इन यहूदियों के हाथ लगी थी, इसकी काफ़ी नमाजें कज़ा हो चुकी थीं। एमल ने नमाज पढ़ने के बाद चादर पर दोबारा बिस्तर बिछाया और सामने सिंगार मेज़ पर मौजूद कंघा उठाकर अपने बाल सुलझाने लगी। बालों को सुलझाते हुए इसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसे देख रहा हो।
इसने चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था, पर इसकी छठी हिस्स खतरे का एहसास दिला रही थी। वो तेजी से मुड़ी, इसका रुख दरवाजे की जानिब था। वो जल्द अज जल्द इस कमरे से निकल जाना चाहती थी। इसने दरवाजे के करीब पहुंचकर लॉक खोला और इसके बाद चटकनी गिराकर तेजी से बाहर निकली और सामने वाले कमरे जिसमें ईगल और अहमद ठहरे हुए थे। इसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देनी ही चाही थी कि इसे अपने कंधों पर दबाव महसूस हुआ। होटल के रिसेप्शन पर बैठे ईसाई की नीयत एमल पर खराब हो चुकी थी। वो लड़की 100% पाकिस्तानी लग रही थी। इन लोगों को कमरे की चाबी देने के बाद इसने सिक्योरिटी कैमरे पर नजरें जमा ली थीं। थोड़ी देर बाद इसे पता चल चुका था वो लड़की अकेले कमरे में ठहरी हुई है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। इसने कमरे में सिंगार मेज पर मौजूद आईने में नस्ब सिक्योरिटी कैमरा ऑन कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की शावर लेकर निकलती नजर आई। फिर वो नमाज पढ़ने लगी, जिससे साबित हो गया कि ये मुसलमान लड़की है। देखते ही देखते वो लड़की उठकर सिंगार मेज पर आ गई। इसका खूबसूरत भीगा भीगा वजूद और इस पर बिखरे लंबे स्याह बाल बहुत पुरकशिश लग रहे थे। इस ईसाई ने जल्दी जल्दी सारे कमरे बंद कर दिए। अब इसका रुख चोर दरवाजे के जरिए इस लड़की के कमरे की तरफ था। इस इलाके के हालात के बाद तमाम बड़े होटल और मोटल में चोर रास्ते बने हुए थे जो कमरों में जाकर खुलते थे, लेकिन ठहरने वालों को इनका अंदाजा नहीं था। वो भी खुफिया रास्तों के जरिए इस लड़की के कमरे की जानिब जा रहा था। इस लड़की के कमरे में दीवार में छुपे खुफिया दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ तो वो लड़की कमरे से बाहर निकल रही थी। तेजी से इसके पीछे गया। वो सामने वाले कमरे का दरवाज़ा बजाने ही वाली थी कि इसने तेजी से इसे पकड़ा और घसीटता हुआ कमरे में ले आया, मगर वो लड़की बहुत ही तेज थी। इसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और इसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। इसे काबू में लाने के लिए इस ईसाई ने इसके लंबे भीगे बालों को बड़ी बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और तकलीफ की शिद्दत से इस लड़की के मुंह से आ निकल गई। फिर इसने अपनी जेब में कड़कड़ाता चाकू निकाला। चुपचाप मेरे साथ तामुन करो वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वो तेज लहजे में इसे धमका रहा था। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।